अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा, जीवन बहुमूल्य है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बॉडीज़ रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि मानव शरीर किसी भी बाहरी आक्रमण से रक्षा कैसे करता है। यहाँ पर पैथोजन या बाहरी आक्रमण से मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस से है जो हमारे शरीर में जाता है और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कोई भी बीमारी कॉज करता है, कोई भी डिजीज़ कॉज करता है। उससे उसके अगेंस्ट में हमारे जो बॉडी की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे काम करती है, हमें प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है। मेरा नाम है डॉक्टर तुषार सक्सेना। ये वीडियो प्रिपेयर किया गया है डॉक्टर हर्षित कुशल द्वारा। स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ब्लड, बेसिकली ब्लड के बारे में आप सब जानते होंगे कि RBC, WBC प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा हम ब्रीफ में जान लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। ब्लड के बहुत सारे काम होते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ब्लड का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। बॉडी टिश्यूज़ के अंदर बॉडी की हर पार्ट्स में ऑक्सीजन लेके जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। ये दो तो मेजर फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही फंक्शन है। इसके अलावा भी ब्लड जो है मेजर रोल प्ले करता है। तो देखते हैं हम कैसे। ये हमारी बॉडी का एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, कि हमारी बॉडी में एक एक इंच में ब्लड सप्लाई पहुंचती है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है ना। और ये जो डायग्राम है ये आर्टरी का है, कि प्रॉपर आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड बहता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो बेसिकली ब्लड एक बैटल ग्राउंड की तरह काम करता है। जब कोई पैथोजन या कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्लड के अंदर जाता है, तो वहीं सारी लड़ाई उससे जो होती है ब्लड के अंदर ही होती है। ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उससे लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक बैटल ग्राउंड की तरह काम करता है। तो हम बेसिकली देख लेते हैं। ब्लड जो होता है वो मेजरली ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल्स मतलब RBC, WBC प्लेटलेट्स पढ़ाई होगा आप लोगों ने, प्लस प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होता है देख लेते हैं। अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लें और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा इसको सेंट्रीफ्यूज करें, तो जो ब्लड का सेलुलर पार्ट है RBC, WBC प्लेटलेट्स, ये भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। हल्के पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये ब्लड का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लगभग 55% के आसपास, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं। एक चीज़ आती है सीरम। सीरम क्या होता है? यही प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो जो हमें मिलेगा उसे हम सीरम कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स का एक ही काम होता है, बट प्लेटलेट्स जो होता है ये बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं। जब भी हमें कोई खरोच लगती है या हल्का सा कट लगता है या कैपिलरी रप्चर होती है, उसमें से हल्का सा खून निकलता है, तो वहाँ पर प्लेटलेट वहाँ पर जाके उसको कोगुलेट करते हैं ब्लड को, ठीक है, और बॉडी को हार्म होने से बचाते हैं। बट जब ब्लड ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, जब कोई हमें बड़ी इंजरी होती है, तो फिर खाली अकेले प्लेटलेट्स की बस की बात नहीं है, ये प्रॉपर काम करें, तब फिर ब्लड ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आगे जाके क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, तब बड़े लेवल पे काम शुरू होता है, ठीक है। तो मेजरली सीरम का डिफरेंस यही है। प्लाज्मा में से अगर हम प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो जो बचेगा सीरम है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी बॉडी है। अब कोई भी पैथोजन, इधर बैक्टीरिया या वायरस, हमारे शरीर में दो तरीके से जा सकता है, या तो फूड कैनाल के थ्रू, मुंह के थ्रू। वो भी कैसे जाएगा? अगर हम कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कोई भी कंटामिनेटेड ड्रिंक, वाटर अगर हम पीते हैं, उसके थ्रू जाएगा। या हमें कोई चोट लग जाए, यानी ट्रॉमेटिक इंजरी, कोई कट जाए, घाव हो जाए, चोट लग जाए, ठीक है ना। दो ही तरीके होते हैं किसी भी फॉरेन बॉडी में एंटर करने के। अब अगर ट्रॉमेटिक इंजरी होगी तो जाहिर सी बात है, जब कट लगेगा तो खून निकलेगा, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल है उस खून में मिक्स होकर पूरी बॉडी के अंदर जो बाकी की ब्लड सप्लाई है उसमें पहुंच जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, जब ये प्रॉपर फूड चैनल के थ्रू जाता है तो फाइनली इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये भी उसी में मिक्स होकर फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के साथ में मिक्स होने के बाद एक ही मेसेंट्रिक आर्टरी, नया नाम है, जानता हूँ आप लोगों के लिए, मेसेंट्रिक आर्टरी और वेन में डिफरेंस आप अच्छे से जानते होंगे। जो भी चीज़ ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके आती है वो आर्टरी होती है, ठीक है ना। मेसेंट्रिक आर्टरी का काम ये होता है कि वो हार्ट से ब्लड इंटेस्टाइन के लिए सप्लाई करती है। इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू होती है।
तो इस आर्टरी के थ्रू, क्योंकि इंटेस्टाइन में वो पैथोजन आ चुका है, तो इस आर्टरी के थ्रू वो ब्लड में मिल जाएगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब शुरू होता है बॉडी का लाइन ऑफ डिफेंस। जब ब्लड में पैथोजन या कोई भी फॉरेन बॉडी एक्टिवेट हुई, पहुंची, बॉडी को तुरंत पता चल जाता है कि कोई बाहर से चीज़ आई है। उसके अगेंस्ट जो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो होता है न्यूट्रोफिल। अभी मैंने आपको बताया था WBC, ये जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स इस WBC का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी का होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल रिलीज करती है बॉडी एकदम से। न्यूट्रोफिल ही रिलीज क्यों होती है? हालांकि WBC में तो न्यूट्रोफिल भी होती है, बेसोफिल भी होती है, इओसिनोफिल्स भी होती है। न्यूट्रोफिल रिलीज होने का कारण ये है क्योंकि एक तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती हैं, बल्क अमाउंट में होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं, हाईली मोटाइल होती हैं, दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न ये है कि इनका जो केमिकल नेचर होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, बाइंडिंग टाइप का होता है। तो ये आराम से पैथोजन के अगेंस्ट में चिपक जाती हैं और उसे किल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है ना। तो ये बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई भी शरीर ब्लड के अंदर गई, फटाफट न्यूट्रोफिल रिलीज हुई और उसने इसको कवर करने की कोशिश की। अगर किसी वजह से न्यूट्रोफिल से कवर नहीं होता है तो फिर हमारी बॉडी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू होता है। फिर ये न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है, मैक्रोफेज इससे लड़ने जाती हैं। अगर किसी वजह से ये भी काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी का क्या है, फिर ये एक्टिवेट करती हैं T लिम्फोसाइट सेल को, ठीक है। T लिम्फोसाइट, एक्चुअली ये T लिम्फोसाइट और ये B लिम्फोसाइट जो ऊपर देख रहे हैं ये भी WBC का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। ये लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये WBC का नॉन ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। WBC को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट, इसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और जो नॉन ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो ये वही लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है ना। जब ये T3 भी फेल हो जाता है उसके बाद फिर ये एक्टिवेट करता है B लिम्फोसाइट। ये है बॉडी का फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। चौथा चरण है बॉडी का किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। इतनी आसानी से हमारा शरीर हार नहीं मानता, ठीक है। और किसी भी वजह से अगर यहाँ पे भी ये पैथोजन, ये जो इन्फेक्शन है ये कवर नहीं हो पाता, ये पैथोजन किल नहीं हो पाता, तो ये जो हमारा फाइनल जो बॉडी का स्टेप होता है, अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, अगर ये किसी वजह से काम नहीं कर पाती उस अमाउंट में, फिर ये प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। प्लाज्मा सेल्स आप समझ गए, ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, मैंने इसमें लिखा था, देखिए प्लाज्मा सेल्स कंटेन एंटीबॉडी, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं और इन प्लाज्मा सेल्स में होती है एंटीबॉडीज़। अभी मैंने आपको पहले नाम भी बताए थे, IgM, EAGT। IG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज़ को टेक्निकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट होती है। ये एंटीबॉडी बड़ी ही स्पेसिफिक होती हैं पर्टिकुलर किसी भी एंटीजन के। एंटीजन क्या होता है, कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बॉडी उसको फॉरेन बॉडी यानी एक एंटीजन के तौर पे आइडेंटिफाई करती है। उस एंटीजन के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उस एंटीजन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी रिलीज होती है, ठीक है। ये अपनी एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पर चिपकने के बाद उसे किल करने की कोशिश करती हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये 5 तरीके के चक्र हैं जो हमारी बॉडी अपने शरीर को किसी भी बाहरी फॉरेन इन्वेडर से बचाने के लिए कोशिश करती है 5 तरीके पे। जब ये 5 तरीके फेल होते हैं तब बात आती है सेकेंडरी, तब हमें बाहर से इम्यूनिटी लेनी पड़ती है, इधर बाय मेडिकेशन, इधर बाय वैक्सीनेशन। मेडिकेशन अगर उस चीज़ का अवेलेबल है, सपोज अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया है, पैथोजन बैक्टीरिया के रूप में आया है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो एंटीबायोटिक्स आपने नाम सुने होंगे, वो हम खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ही किल हो जाता है। अगर वायरस है, एंटीवायरल ड्रग तो खैर बहुत ही लिमिटेड ही बने हुए हैं, है ना, लेकिन फिर या फिर वैक्सीनेशन, तो फिर वही इम्यूनिटी जो यहाँ से भी हमें नहीं मिल पाती है, इस इम्यूनिटी से हमारा काम नहीं चलता, तो फिर वही इम्यूनिटी हमें वैक्सीनेशन के थ्रू मिलती है, तब जाके इस पर काबू पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी बॉडी की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कि हमारा शरीर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।